ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಟ್ಟು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್ ಏನು ಹಿಂದೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ನಂತರ ದೇಶದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನನಗಾದಷ್ಟು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್रांसलेट ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. आजकल एक फिल्म आया कश्मीरी फाइल बोल के, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे पिक्चरें आए और बुक्स भी बहुत सारों ने किताबें भी लिखे थे, हम लोग पढ़े थे और हम लोग पिक्चर भी देखे थे. कश्मीरी पंडित्स का एक इशू था, लेकिन अब जो पिक्चर आया, ये पिक्चर के वजह से बहुत पूरी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आज फोकसिंग और चर्चे और बातें पूरी जो है कश्मीरी पंडित्स के ऊपर हो रहा. क्योंकि हमें जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी कश्मीर के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री में काम किया था, जैसे कि 1990 में 1980 से शुरू होता है एक्चुअली कहानी. वो 1990 आते 1990 आते एक चीज़ शुरू होता है. वहाँ से जितने भी कश्मीर में है उन सभी जो पंडित से मेरा हिसाब से उनको बहुत खेती बाड़ी जायदाद बहुत सारे था उनके पास, सबसे ज़्यादा असर था उनके पास. इसलिए वहाँ से वहाँ लोकल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आक्रमित जो कश्मीर है वहाँ बेनज़ीर भुट्टो ने एक स्पीच दिया जाता है. वो बोलते 2, 3, 4 उन्होंने उदाहरण देते एग्जाम्पल, जैसा कि अमेरिका को वियतनाम को कुछ करने नहीं हुआ अमेरिका को, उसी हिसाब से जैसे कि जितनी सुपर पावर कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर वो छोटी छोटी कंट्री से कुछ नहीं किया है. इंडिया हमसे कुछ भी नहीं करेगा. अब पहला कश्मीर के अंदर जितने भी लोग हैं इस्लाम छोड़ के, जो भी इस्लाम रिलीजन छोड़ के दूसरी जो कम्युनिटी जो कौम की लोग हैं उनको पहले उधर से भगाओ, फिर हम लोग पाकिस्तान उसे हम पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे. इस्लाम जो है उधर भी इस्लाम है इधर भी इस्लाम है, दोनों हम एक ही है. पहले तुम जो अन्य कौम की लोग हैं उनको भगाओ बोल के एक सबसे बड़ी रैली में उन्होंने ओपनली बोलते हैं, ओपनली सबसे बहुत सारे बेनज़ीर भुट्टो जो ओपनली बोलते हैं. उसी के बाद ये मारकाट शुरू होता है. तो ये मारकाट आप देखते हैं तो आपके पिताजी वगैरह, आपकी घर किधर था, आपके फैमिली के पास कितने ज़मीन थे, कैसा ये इशू स्टार्ट हुआ 89-90 में, आप बोल सकते हैं? यस. देखिए, मैं पहले आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, एक क्षमा चाहता हूँ आपसे कि मैं कन्नड़ा में बहुत अच्छी तरह से नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगा. हिंदी और इंग्लिश में बोल सकता हूँ, लेकिन आपने हिंदी में बोला, मैं हिंदी में बोलूँगा, उससे लिए क्षमा चाहता हूँ. और ये आज की लड़ाई नहीं, ये हमारा 7वां एक्सोडस है जो हमें वहाँ से भगाया गया है, कन्वर्ट किया गया है, मार कटाई की है, सब कुछ किया. ये 7वां है. 1990 का ये 7वां एक्सोडस है. 7 बारी हमको वहाँ से भगाया गया है, कन्वर्ट किया गया है, मारा गया है, लेकिन फिर से हमने अपने आप को पुनर्स्थापित किया है. मेरे हिसाब से पठान जो भी थे, पठान जो कि इस्लामिक इन्वेडर्स वहाँ से आए थे, तो उन्होंने हमको ये किया था. तो अभी क्या हुआ कि आफ्टर 47 की बात बोलता हूँ मैं. 47 के बाद ये कश्मीर जो J&K कश्मीर सेपरेट, J&K जम्मू के साथ उसका कोई वास्ता नहीं है. उसका क्लाइमेट भी दूसरा है, लैंग्वेज भी दूसरा है, उनका वो हिंदू मेजॉरिटी है और कश्मीर इज़ मुस्लिम मेजॉरिटी. तो हम वहाँ पर सिर्फ 2% या 4% थे 1949 में. 10% थे. उसके बाद हम ख़त्म होके 4% आ गए इन 1990 में. हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होता ही रहा है. ऐसी बात नहीं है कि हमको सताया नहीं गया था. ये वहाँ के जो मुस्लिम थे, वहाँ के जो थे, हमको बहुत सताते थे और हम जीते थे. वी आर द ओरिजिनल पीपल ऑफ कश्मीर. आपको अगर कश्मीर की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, हमारी हिस्ट्री जो है 500 साल की है. और जो भी वहाँ पर वो मुसलमान हैं वो भी सभी कन्वर्ट्स है, वो भी उनका भी ओरिजिन हिंदू ही है. तो जैसे मेरा नाम है मट्टू, वहाँ पर मुसलमानों में भी मट्टूस है, बट है, कोल है, किचलू है, सभी है. तो कहने का मतलब ये है कि हम वहाँ पर कन्वर्ट नहीं हुए, हमने माना नहीं इनका ये, हम वहाँ पर रह रहे थे. लेकिन ये शुरू हो गया 1986 से शुरू हो गया, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की गवर्नमेंट थी, वो चीफ मिनिस्टर था और वो
कांग्रेस का था उस टाइम, उस साइड से शुरू हो गया। और अनंतनाग जो उसका अपना होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर उन्हें सब हिंदूज को भगा दिया, उनके घरों को लूट किया गया। नॉट इन द एंटायर कश्मीर, लेकिन एक अनंतनाग टाउन में वहाँ से निकाल दिया। 86 में इसलिए हो गया कि आपको पता है मुफ्ती मोहम्मद वॉज ए कांग्रेस मैन दैट टाइम, ही बिकेम द CM, देन ही वांटेड टू क्रिएट ए कम्युनल राइट्स, बिकॉज उसका कॉन्स्टिट्यूंसी था, वहाँ पर हम मेजॉरिटी में थे। ही क्रिएटेड अ सीन सो दैट वी go out of that place, so it becomes a full constituency of Muslims, so that he can win elections after elections. That would have been the motive. तो वहाँ से पहला शुरू हो गया। तो right from 1947 we have been leaving one by one, because कोई जॉब नहीं मिल रहा था हमको, कोई एजुकेशन में कुछ नहीं मिल रहा था, तो हम जाते थे। तो 1990 में क्या हुआ कि आपको पता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में थी, राजीव गांधी की गवर्नमेंट, और यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आ गई। तो वहाँ पर ये एक बेनज़ीर भुट्टो वहाँ से बदला लेना चाहती थी 71 का फॉर दिस बांग्लादेश का। तो वहाँ पर वो एग्रीवेट हो गया, सब कुछ ज़्यादा हो गया, ज़्यादती हो गई, तो हमारे ऊपर अटैक शुरू होने लगे। जो आपने देखा है पिक्चर में, कोई क्रिकेट मैच होता था हम पर पत्थर पड़ते थे, पाकिस्तान जीता तो हमको पत्थर लगाते थे, पाकिस्तान हारता था तो हम पर ही पत्थर लगाते थे, हमारे मकानों पर पत्थर लगाते, हमको बाहर नहीं जाने देते थे। तो दिस डिस्क्रिमिनेशन वॉज देयर, बट वी आर लिविंग, हम तो ऐसे ही उसके साथ ही जिंदा थे। कितने डिस्ट्रिक्ट में थे आप कश्मीर के अंदर? नो, वी आर ऑल ओवर, पूरे गांव में थे, बारामूला में थे, अनंतनाग में थे, बड़गांव में थे, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में थे, हर एक जगह थे। पहले तो हमारे पास ही पूरी ज़मीन जायदाद थी, लेकिन ये 76 से शुरू हो गया, व्हेन शेख अब्दुल्ला वाज द चीफ मिनिस्टर, ही ब्रॉट इन लैंड सीलिंग एक्ट और बोला लैंड टू द टिलर, जो कि ज़मीन लगाएगा उसी का लैंड हो गया। तो उसमें क्या किया, उसने बोला कि जैसे हमारे पास ज़मीन था, बहुत ज़्यादा ज़मीन था, और वो लगाते थे मुसलमान लोग, मजदूरी को ही करते थे, तो उसने बोला 75 ऑफ द लैंड शुड गो टू देम और 25% आपको दे देंगे, तभी वो आपका लैंड लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, आपका लैंड छीना जाएगा। लैंड हाँ, लैंड सीलिंग एक्ट कर्नाटक में इसलिए आया था। लेकिन वहाँ पर क्या किया था उन्होंने बोला कि जिसके पास भी लैंड है, अगर वो खुद नहीं लगाएगा, 75% पर लैंड उसे लिया जाएगा, वो दे बांटा जाएगा मुस्लिम्स में जो कि लगाते हैं उसको, और ओनली 25% उसको दिया जाएगा। तो उससे हमारा लैंड चला गया पहले, तो हमको निहत्ता कर दिया उन्होंने, नौकरी नहीं देते थे, एजुकेशन में हमको सीटें नहीं मिलती थी। तो दिस डिस्क्रिमिनेशन चलता गया और 90 में बॉइल पर आ गया। राजीव गांधी का और फारूक अब्दुल्ला का गवर्नमेंट आ गया तो बॉर्डर्स खुल गए। राजीव गांधी वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज, उसको अपने दोस्त फारूक अब्दुल्ला को प्रोटेक्ट करना चाहता था। सब कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे, एवरीथिंग वाज गोइंग, सब कुछ जाता था इधर, लेकिन वो आंख बंद करते थे, बोलते थे नहीं, फारूक मेरा दोस्त है तो ये खुद संभालेगा। 89 तक की राजीव गांधी था, 1990 में तो वीपी सिंह का सरकार था। नो, मैं बोलता हूँ ना, ये सब बॉइल होता जा रहा है, ये एक दिन की बात नहीं है, ये तो बिल्डअप होता जाता था, बिल्डअप होता जाता। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि अब आजकल बोलते हैं कि भाई जिस दिन ये हुआ उस दिन वीपी सिंह की सरकार थी, बैक्ड बाई बीजेपी, मानने को तैयार होंगे। टेक्निकली वीपी सिंह की सरकार का कोई जोर नहीं था, वो टेक्निकली उस दिन, हाँ, उसको टेक्निकल था, लेकिन जो बिल्डअप हुआ था वो बिल्कुल कांग्रेस की सरकार में और एनसी एंड पीडीपी की सरकार में, ये तीनों पार्टियां मिलके थी, एक तो दो लोकल पार्टीज थी और कांग्रेस थी। तो वो बिल्डअप तो वहीं से हुआ था, ये तो बॉम्ब बना था लेकिन फट गया उस दिन। टेक्निकली हम बोल सकते हैं यस, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं किया। और वो कोalition गवर्नमेंट थी, तो कोalition गवर्नमेंट में बहुत सारे उनके कंपल्शंस होते हैं, तो वो हो गया। तो 1919 में ये हो गया कि उनको पूरा सपोर्ट मिल गया लोकल से, लोकल स्ट्रेट अवे वो दे वेंट अक्रॉस द बॉर्डर, वहाँ से ट्रेनिंग लाए, वापस आ गए, और उनको पूरा पता था कि जैसे बेनज़ीर भुट्टो ने वो कॉल दिया था कि जागो, अब हमको ये बनाना है इस्लामिक स्टेट ऑफ कश्मीर, तो लोगों को लगा कि अब तो ये बनेगा। जब लोगों के हाथों में गन आ गया, जब बॉर्डर खुल गए, जब मिनी बसें पाकिस्तान जाती थी और सवेरे शाम को वापस आती थी, लड़कों को ले गए वहाँ पर, जवानों को ले गए वहाँ पर वो ट्रेनिंग लेके वापस आ गए। तो फिर कोई बिल्कुल रोड पे लोग जैसे अफ़गानिस्तान में या पाकिस्तान में लोग गन लेके घूमते रहते हैं, वैसे यहाँ पर होने लगा। तो फिर उनको तो गन चलाना था, तो पहला टारगेट तो हम ही हो गए, हम काफिर थे, और हमने माना नहीं,
तो उन्होंने यही नारा दिया, या तो भागो या तो मिलो हमारे साथ, मतलब चेंज हो जाओ, नहीं तो रलियो गलियो या चलियो, या तो मिलो, इधर गेट किल्ड, हमको मारेंगे आपको, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। तब आपका फादर वगैरह किस गांव में थे आपके? वही श्रीनगर प्रॉपर में थे। डल लेक से 1.5 किलोमीटर दूर मेरा घर है। जो आप डल लेक देखते हैं ना वर्ल्ड का सबसे अच्छा, उससे 1.5 किलोमीटर दूर हमारा घर है। हमारा ज़मीन था वहाँ पर, बहुत बड़ा बगीचा था, वहाँ पर मकान ही मकान है सबके, कोई फ्लैट व्लैट नहीं है, सबके अपने मकान हैं। हमारे मकान में कोई 20 कमरे थे, 20-22 कमरे का मकान था। बहुत 3-3 मंजिलों के मकान होते थे और आगे बगीचा होता था, सब कुछ होता था। तो हम उधर रहते थे। हमारा कोई ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं था, लेकिन मेरी माँ के घर वालों का एग्रीकल्चर लैंड था। मेरे मामा जो थे वो तो बिल्कुल एग्रीकल्चरिस्ट थे, तो उनको बहुत था। तो ये हमारा क्या कर रहे थे, एक दिन नोटिस लगाए हमारे घर के आगे कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। नोटिस बोले तो कैसा लगाते थे? सरकार नोटिस लगाते थे? नो, सरकार नहीं लगाती थी। यही जो टेररिस्ट थे, यही जो ये थे गन वील्डिंग टेररिस्ट थे, वो अपने हाथ से लिखते थे, उर्दू से लगाते थे कि यहाँ से। किस लैंग्वेज में था वो? इंग्लिश में था, और इंग्लिश में भी था और उर्दू में भी था। रात को आते थे वो, चिपकाते थे मेन डोर पर, अगर नहीं भागोगे 3 दिन में तो तुमको मारा जाएगा, तुम लोग मारे जाओगे और यहाँ से निकल जाओ। तो ऐसे थर्ट आते थे, बाहर जाना नहीं होता था। सभी गन लेके घूमते थे, सभी ऐसे घूमते थे, जिसको थोड़ा सा आ गया गुस्सा तो लगा दिया गन। हमारी टारगेट किलिंग हो गई। हम हिंदुस्तान का झंडा उठाते थे, हम हिंदुस्तान का खाते थे, हम हिंदुस्तान का गाते थे, वो उनको बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने बोला तुम यहाँ से निकल जाओ, हमको ये पूरा 100% इस्लामिक स्टेट बनाना है। अगर नहीं निकलोगे तो कन्वर्ट हो जाओ, मुसलमान बनो और रहो, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये बनने वाला है, जल्दी से कर दो। तो उसके बाद किलिंग शुरू हो गई। एंड सब है, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है। मारा गया, चुन चुन के घर में जाते थे, खोल के बाहर निकाल के गोली लगाते थे। तो उसके बाद तो जब ये पीक हो गया, पीक कब हो गया, जब रुबिया शहीद को किडनैप किया गया, वो भी तो पूरा एक शो ही था पूरा। फिर टेररिस्ट को रिलीज किया इन अगेंस्ट दैट मुफ्तीज डॉटर। तो मुफ्ती वाज ऑलवेज अ सस्पेक्ट, वो कभी हिंदुस्तान के साथ नहीं था। मुफ्ती की पूरी फैमिली दे वर सिंपथाइजर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये हो गया, जब हो गया तो पूरे रात को ये जुलूस निकलते थे, सभी मुस्लिम लोग सड़कों पर आते थे, मस्जिदों में जाते थे, मस्जिदों से ऊपर से लाउड स्पीकर लाते थे और वहाँ से फरमान देते थे कि तुम निकल जाओ यहाँ से, फतवा देते थे निकल जाओ, नहीं अगर नहीं निकलोगे तो तुम काटे जाओगे, तुम मारे जाओगे, वो हो जाएगा। तो ये हालत जब हो गई, पैनिक हो गया, हमारे बच्चे रोने लगे। एंड देन दे स्टार्टेड रेपिंग आवर वुमेन। दे डिड नॉट, आवर वुमेन कुड नॉट गो आउटसाइड द हाउस। काटते थे, ब्रूटली मारते थे उनको, रेप करते थे। रात में वो घरों से बाहर आते थे, क्लाश को हवा में गोली मारते थे और बोलते थे अल्लाह अकबर, हमको चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ बनेगा ये। ऑल दो वो बिल्कुल गूंजता था, वो पूरा साइड से जुलूस निकालते थे। उनको पता था अब पाकिस्तान बन गया यहाँ पर। एंड जितनी डरावनी आवाज़ होती थी रात के टाइम में, हम तो एक ही कमरे में सुकड़ जाते थे। तो कितने लोगों को मारा आपने देखा होगा, जैसे मारा वो तो सिंबॉलिक है। वो जो लास्ट सीन आपने देखा होगा पिक्चर में, 24 पीपल को मारते हैं, रियल सीन, वो डॉक्यूमेंटेड है, पूरा है। और उसके बाद क्या हुआ कि हम वहाँ से भाग गए, एक एक करके भागे। भाई ने को नहीं बोला मैं भाग रहा हूँ। जैसे मेरी फैमिली है, मैं एक कमरे में सिमट गया हूँ, मैं घर बाहर गया, किसी टैक्सी वाले को दिया, बोला कि यार मेरे को ले जाओ। हमने सोचा कि हम मकान बंद करके यहाँ से चले जाएंगे, ये हालात ठीक हो जाएगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। लेकिन गवर्नमेंट उनके साथ मिली थी, गवर्नमेंट ने कोई कंट्रोल नहीं किया। भागते भागते कहाँ जाएंगे, जम्मू आए ना, और कहीं नहीं जा सकते थे हम। कश्मीर से निकल के जम्मू आ गए। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस? तो 290 किलोमीटर का, तो 6 घंटे लगते हैं ट्रक में। अभी हमने ट्रक किया, 5-7 फैमिली ने पूरा ट्रक किया, उसमें बैठ गए पीछे, बौलतों को लेके, बच्चों को लेके बैठ गए। रात में डर के रात को निकल गए, क्योंकि रात में कर्फ्यू होता था, उन्होंने कर्फ्यू लगाया था रात में। तो हमको जाने दिया, उन्होंने बोला ठीक है यार, ये तो मारे जाएंगे। 8-8, 10-10 ऐसे ही निकल गए। किसी के हाथ में कोई अटैची आ गई, किसी के हाथ में कोई सामान आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, हम निकल गए वही लेके। बाकी सब हमने वहीं पर छोड़ा। ऐसा सोचा कि हम वापस आ जाएंगे। एक
15 दिन के बाद 20 दिन के बाद जैसे जाते हैं, वो कभी वापस जाना नहीं हुआ। कर्फ्यू होता था, कर्फ्यू होता था रात को। पुलिस वगैरह थे? पुलिस कुछ नहीं करती थी, ऐसे देखती थी। पुलिस कुछ नहीं करती थी, देखती थी। अभी रात को जब रात को कुछ कम होता था, वो 3 दिन वो बिल्कुल रात में सभी बाहर आ गए। उसके बाद रात में बाहर नहीं आते थे। रात में जब सोते थे, एक चुपके से हम एक ट्रक लाते थे या एक टैक्सी लाते थे या एक मेटाडोर लाते थे, उसमें बैठ के निकल जाते थे। और रास्ते में वो बिंदी उठा के हम, जैसे ये है, कोई हम लगते नहीं थे। तो अगर कोई रास्ते में कोई मिल्टन पकड़ता भी था, कौन कहाँ जा रहे हो, वो बोलता था नहीं कोई इसके गांव जाना है, यहाँ पर जाना है। तो वहीं से हम आ गए। वहाँ पर आ गए तो सड़क पर आ गए। जब अफगानिस्तान का मूवमेंट ख़त्म हो गया तो उन्होंने डाइवर्ट किया पूरा कश्मीर में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। वहाँ पर कैंप लगते थे, वहाँ पर उनको सिखाते थे, ट्रेनिंग देते थे, ट्रेनिंग कैंप्स। यहाँ से यूथ को उठा के वहाँ ले जाते थे, क्योंकि आपको पता है इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। एक का 10-10 बच्चा होता है, 7-7, 8-8 बच्चा होता है। 2-3 उधर भी चले जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। तो ये आ गए वापस ट्रेनिंग लेके। उनके साथ सूडान वाले आ गए। सूडान के जो वहाँ पर काम करते थे मुजाहिदीन जितने भी थे वहाँ पर, वो भी इधर आ गए, क्योंकि वहाँ पर काम हो गए, यहाँ पर आ गए। वो आ गए, उनको पनाह दिया लोगों ने, अपने घर में रखा उनको इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये है, ये ऐसे है, ये इन्फॉर्मर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता है, ये गवर्नमेंट इंडिया का इन्फॉर्मर है। ऐसे इन्फॉर्मेशन उनको कौन देता? यही दिया, और उनके घर में रहे। और ये भी मैं बोलता हूँ कि उनके बच्चों के साथ, उनके बेटियों के साथ निकाह भी किया इन लोगों ने। अच्छा, सूडानी वाले। हाँ, क्योंकि इनका तो कबूल है, निकाह है और तलाक भी कबूल है, तो कोई टैबू नहीं है। आज अगर जाएंगे किसी के घर, आप निकाह करो, वो कबूल है, और सवेरे आप उसको तलाक भी दे सकते हैं। कश्मीर वैली के अंदर मिलिटेंट के साथ भी यस, मिलिटेंट्स के शादी इन्होंने किया ना। कितने सूडानी मिलिटेंट, कितने फॉरेन मिलिटेंट्स आए वहाँ पर, उन्होंने शादी कर ली। यस। हाँ, ಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು 4 ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, 1900 ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, 1990ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂಥದ್ದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇವಲ, ಅದು 1990ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಅದು 1947 ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರನೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ, ಏನು ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಇದೆ, ಈ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಪಂಡಿತರಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರು. 1990ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಏನಲ್ಲಿ ಬೆನಜೀರ್ ಭುಟ್ಟೋ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೂರ್ಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಏನು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕಾಫೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯನಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಕಾಫೀರ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಥರದವ್ರು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕರು ಅವನ್ನ ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಇವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಮೀನುಗಳು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 1976ರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾನೂನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಕಾನೂನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಅವರು ಯಾರು ಆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ 75ರಷ್ಟು ಜಾಗ, ಮಾಲೀಕನಿಗೆ 25ರಷ್ಟು ಜಾಗ ಹೇಳಿ ಕಾನೂನು ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕಾನೂನನ್ನ, ಆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಇವ್ರದ್ದು ಕಿತ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದೆ ಇವ್ರದ್ದು ಮನೆ ಶ್ರೀನಗರದ ದಾಲ್ ಸರೋವರದಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ 20 ಕೋಣೆಯ ಮನೆ. ನೀವು ಹಿಂದಿ ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಾರ್ಡನ್, ಬಗೀಚಾ ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರೋದು, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು, ಮುಂದೆ ದಾಲ್ ಲೇಕ್ ಸರೋವರ. ನೀವು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮನೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ರು, ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ಗಳು, ಆತಂಕವಾದಿಗಳು, ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಈ ಜಾಗನ, ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ.
ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನ ಇವರು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಗಡಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ 290 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಈ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಬೇರೆ ಜಮ್ಮು ಬೇರೆ, ಅದು ನಾವು ತಪಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕಾರ 290 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಮ್ಮುಗೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಶೆಲ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಥೆಯ ಭಾಗದ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳುವ. ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ.